नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम मानव रक्त का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड 25 सबसे बेस्ट एमसीक्यूज को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने मानव रक्त का जो डिटेल वीडियो है उसको हमने अपलोड कर दिया था 2 भागों में। तो अगर आपने हमारा जो मानव रक्त टॉपिक का पूरे डिटेल में जो हमने वीडियो बनाया है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे आप देख लीजिएगा। उस वीडियो में जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे पूरे डिटेल के साथ उस वीडियो में बताया गया है। तो मानव रक्त का जो टॉपिक है पूरे 2 भाग में हमने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो आज के वीडियो में हम मानव रक्त से जुड़े 25 बेस्ट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, रक्त क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का चयन करना है। तो रक्त यानी कि ब्लड क्या होता है? तो मैंने बताया हुआ था, अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, डिटेल वीडियो जो हमारा मानव रक्त का है, तो मैंने बताया था कि जो रक्त होता है हमारा जो ब्लड होता है वह एक संयोजी ऊतक होता है। यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। हमारा जो रक्त होता है यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन जो इसका सी है हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हीमोग्लोबिन के बारे में यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। इन कथनों में से आपको सही कथन का चयन करना है कि हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई कौन सी जानकारी इसमें सही दी गई है। इसी के हिसाब से आपको जो है सही कथन का चयन करना है। तो आइए पहला कथन देख लेते हैं। तो पहला कथन हमारा कह रहा है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। तो यह जो कथन है बताना है कि जो हीमोग्लोबिन से संबंधित यह कथन सही है या गलत। तो पहला कथन हमारा क्या कह रहा है, यह रक्त में हीमोग्लोबिन का संचार करता है। तो पहला जो कथन हमारा है यह बिल्कुल सही है, क्योंकि यह जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा कथन क्या कह रहा है हमारा, यह लौह युक्त यौगिक होता है। तो यह भी कथन बिल्कुल सही है हीमोग्लोबिन के बारे में। उसके बाद तीसरा कथन क्या कह रहा है हमारा, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो यह कथन जो है गलत है। इसके बाद चौथा कथन क्या कह रहा है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से पहला कथन, दूसरा कथन और चौथा कथन जो है हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 4 कथन जो है बिल्कुल सही है। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, हीमोग्लोबिन से जुड़ी जितनी भी जानकारी अगर आपको चाहिए पूरे डिटेल में, तो आप हमारा जो मानव रक्त का वीडियो है उसे आप जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे जो मानव रक्त का टॉपिक है उसके प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो अगर आपने इससे पहले अगर मानव रक्त का टॉपिक नहीं देखा है वीडियो डिटेल्ड वाला, तो उसे आप जरूर देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का मेन कार्य होता है हमारे शरीर में। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? यानी हमारे रक्त का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण से होता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमारे रक्त में जो लाल रंग होता है, हमारे रक्त का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो हमारा रक्त होता है वह लाल रंग का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आरबीसी जो हमारी होती है, लाल रक्त हमारी कणिकाएं जो होती हैं इनका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, मनुष्य का औसत रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो एक मनुष्य का जो औसत रक्तचाप होता है
120/80 mmHg, इसको पूरा बोल लिखते हैं हम mmHg, यानी 120/80 mmHg होता है एक मनुष्य का औसत रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। तो ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हों, अगर आपको प्रश्न फायदेमंद लग रहे हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, इसमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा, यानी रक्त दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो जो ब्लड प्रेशर होता है, जो रक्त दाब होता है, यह किस यंत्र से मापा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा जो है रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। तो ऑप्शन इसका सी है हमारा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किसी व्यक्ति का जो रक्तचाप है 140 mmHg है, तो आपको बताना है कि इसमें Hg का क्या तात्पर्य होता है। तो Hg का मतलब होता है मरकरी यानी पारा। तो आप इसे याद रखिएगा, अगर किसी मनुष्य का जो रक्तचाप, एक नॉर्मल मनुष्य का रक्तचाप बताया जाता है कि 120/80 mmHg होता है, तो इसमें Hg का मतलब होता है मरकरी यानी कि पारा। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाते हैं तो सामान्यतः उसका रक्त दाब घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है या बदलता ही नहीं है। तो आपको बताना है। तो जब एक व्यक्ति जो है वृद्ध होते जाते हैं तो सामान्यतः उस व्यक्ति का जो रक्त दाब है वह बढ़ने लगता है, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ने लग। जैसे कोई व्यक्ति है वह जितना वृद्ध होता जाएगा उसका जो ब्लड प्रेशर है वह बढ़ जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हमारे शरीर में रक्त दाब होता है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा है वायुमंडलीय दाब से कम, दूसरा ऑप्शन हमारा है वायुमंडलीय दाब से अधिक, तीसरा ऑप्शन हमारा है वायुमंडलीय दाब के बराबर, या चौथा ऑप्शन हमारा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि हमारे शरीर का जो रक्त दाब है किसके बराबर होता है। तो हमारे शरीर का जो रक्त दाब होता है यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, हमारे शरीर का जो रक्त दाब होता है यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है हमारे शरीर का रक्त दाब। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल डोनर किस रक्त वर्ग को आपको कहा जाता है, मतलब वह कौन सा रक्त वर्ग है जिसको हम सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो जो ओ वर्ग का रक्त होता है उसको हम कहते हैं सार्वत्रिक दाता, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। ओ वर्ग का जो रक्त वर्ग मतलब ओ रक्त वर्ग होता है यह किसी भी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है, यानी यह ओ को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी, यानी चारों रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को यह अपना ब्लड दे सकता है। यानी इसको इसी कारण से हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर यानी कि सार्वत्रिक दाता। यानी जो ओ रक्त वर्ग होता है यह चारों रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को खून दे सकता है, इसी कारण से इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, रक्त वर्ग ए बी किसी ऐसे व्यक्ति से रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग, यानी आपको बताना है कि जो ए बी रक्त वाला व्यक्ति है किस व्यक्ति से रक्त ले सकता है। तो जो ए बी रक्त वाला व्यक्ति है वह किसी भी व्यक्ति मतलब किसी भी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति से जो है रक्त ले सकता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप इसे याद देखिएगा, इसी कारण से जो रक्त वर्ग ए बी वाला व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं सार्वत्रिक ग्राही। क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं सार्वत्रिक ग्राही। यानी जो ए बी रक्त वाला व्यक्ति होता है वह किसी भी रक्त वाले व्यक्ति यानी कि ओ रक्त वाले व्यक्ति, ए रक्त वाले व्यक्ति, बी रक्त वाले व्यक्ति या ए बी रक्त वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है, इस कारण से इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक ग्राही। तो आप इसे याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। ओ रक्त वाले व्यक्ति को हम कहते हैं सार्वत्रिक दाता, यानी यह चारों रक्त वाले व्यक्ति को अपना खून दे सकता है। उसके बाद जो ए बी रक्त वाला व्यक्ति होता है, वर्ग वाला व्यक्ति होता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला, वह चारों रक्त समूह यानी ए बी और ओ से
रक्त ले सकते हैं। इस कारण से इसको कहते हैं सार्वत्रिक मतलब सार्वत्रिक ग्राही। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो रक्त समूह है इसकी खोज की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है, सॉरी ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है हमारा। जो कार्ल लैंडस्टीनर थे इन्होंने रक्त समूहों की खोज की थी तथा इन्होंने पहली बार बताया था कि मनुष्य का जो रक्त वर्ग होता है वह भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। यानी जो मनुष्यों का रक्त होता है सभी मनुष्यों में रक्त एक समान नहीं पाया जाता है। तो पहली बार यह बताया गया था किसके द्वारा? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। तो इन्होंने ही रक्त समूह की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के, आपको बताना है। तो आरएच कारक का जो नाम संबंधित है किससे? तो यह एक प्रकार का बंदर से, मतलब एक प्रकार के बंदर से संबंधित है आरएच कारक। यानी ऑप्शन इसका जो सी है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बंदर से। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो किसी सामान्य रक्त के व्यक्ति का जो पीएच स्तर होता है यह होता है 7.35 से लेके 7.45 के मध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.35 से लेके 7.45 के मध्य। तो आप इसे याद रखिएगा। रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो इसको आप मोटी मोटी भाषा में इसको लिख सकते हैं 7.4। तो दोनों आपको याद रखना है, दोनों ऑप्शन में से कोई भी आए तो आप टिक लगा दीजिएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे 7.4 यहाँ पे राइट आंसर होता है। तो इसे आप याद करके चलिएगा। तथा इसके साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए यह भी दे सकता है। तो दोनों आपके दिमाग में होने चाहिए। यानी अगर बीच का पूछे तो 7.35 से लेके 7.45 तक हो जाएगा आपका आंसर। यानी एग्जैक्ट अगर पूछे, एकदम एग्जैक्ट पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 7.4। अगला हमारा है शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण, मतलब निम्न में से कौन हमारे शरीर में संक्रमण से रक्षा कर, हमारे शरीर के संक्रमण से रक्षा करता है इसमें से? तो शरीर को संक्रमण से बचाने का कार्य किया जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा, यानी WBC। यानी हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये शरीर को किससे बचाती हैं? तो ये शरीर को संक्रमण से बचाती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वे शरीर को संक्रमण से बचाती हैं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमारे रक्त के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है वह किसके द्वारा निर्मित की जाती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो हमारे मतलब रुधिर के प्लाज्मा में हमारे जो एंटीबॉडी है यह निर्मित की जाती है लिम्फोसाइट्स के द्वारा। यानी ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है, लिम्फोसाइट्स के द्वारा रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, लिम्फोसाइट्स। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में हम क्या कहते हैं? तो रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की जो मात्रा जब सबसे अधिक बढ़ जाती है, बढ़ने लगती है, तो उस स्थिति में जो है कैंसर आपके शरीर में, मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होता है। तो उस कैंसर को हम कहते हैं ल्यूकेमिया। तो जो ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया कैंसर की स्थिति में मनुष्य के शरीर में जो है WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाओं की जो संख्या है वह बढ़ने लगती है, यानी आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो ल्यूकीमिया होता है यह एक प्रकार का रक्त कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है। ल्यूकीमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता था। इसकी स्थिति में हमारे शरीर में जो है WBC की संख्या जो होती है आवश्यकता से अधिक बढ़ने लगती है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका निर्माण कहाँ होता है? तो इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में जो है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है RBC का कब्रगाह किसे कहा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो रेड ब्लड सेल्स यानी हमारी जो
लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा यानी कि स्प्लीन, प्लीहा को हम कहते हैं इंग्लिश में स्प्लीन, इसी को हम लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह भी कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्राम्बिन का संबंध है? तो किस शारीरिक प्रक्रम से थ्राम्बिन का संबंध है? तो रक्त जमाव यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, यानी जो हमारा रक्त का थक्का जमता है, जो हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती है, उससे संबंधित होता है थ्राम्बिन। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बारे में मैंने पूरे डिटेल के साथ जो है मानव रक्त का जो वीडियो उसके बारे बताया हुआ है, तो इसे आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें थ्राम्बिन से संबंधित आपको जानकारी मिल जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो प्लाज्मा में जल का लगभग 90% भाग पाया जाता है, यानी प्लाज्मा में टोटल 90% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो जो आरबीसी होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनका जीवन काल होता है 120 दिन का, यानी ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मानव रक्त से संबंधित टॉप 25 MCQs को हमने सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।